हम पढ़ेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जब डेवलपमेंट हो रही होती है तब कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। वो कैसे होती हैं, कब होती हैं, ठीक है। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली क्लिनिकल कोरिलेट्स पढ़ेंगे जीआईटी के, एम्ब्रियोलॉजी के। तो सबसे पहले जो इसमें सेगमेंट आता है उसमें आपके पास ईसोफेजियल एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। ईसोफेगस की डेवलपमेंट में क्या होता है कि ईसोफेगस की डेवलपमेंट इस तरह से हो रही होती है कि पहले आपके पास ये ईसोफेगस होता है, ठीक है। और यहाँ से एक ट्रेकियो ईसोफेजियल वो बनता है, सेप्टम बनता है। और उधर से फिर हमारे पास एक ट्रेकिया बन जाता है, ठीक है। उधर फिर आगे से लंग्स वगैरह बनते हैं। तो ये आपके पास इसकी डेवलपमेंट होती है। अब इस डेवलपमेंट के दौरान कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। दो इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो इसोफिजियल एस्ट्रीजिया हो जाता है और दूसरा फिस्तूला हो जाता है। एट्रीजिया कोई भी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई भी आपके बॉडी में पैसेज वे है, ठीक है। कोई भी पैसेज वे है, अगर वो बंद हो जाए, ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा नैरोइंग हो जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये एट्रीजिया हो गया। बेसिकली जो आपके पास पैसेज था ना वो क्लोज हो गया है। उसके बाद आपके पास फिस्टूला आ जाता है। फिस्टूला एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अगर आपके पास बॉडी का कोई हॉलो ऑर्गन है या तो वो दूसरे हॉलो ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होगा, जैसे यहाँ पर ईसोफेगस और ट्रेकिया आपस में कनेक्टेड हैं एबनॉर्मली, तो ये एक फिस्टूला बन गया। या कभी कभी ऐसे भी होता है फिस्टूला में आपके पास एक हॉलो ऑर्गन है वो आपके बॉडी वॉल के साथ कनेक्टेड है, तो वो भी एक फिस्टूला हो जाता है। तो यहाँ पर कंडीशंस हैं, आपके पास एट्रीजिया और फिस्टूला बहुत कॉमन हो जाते हैं। ये वाली जो कंडीशन होती है ना कि ऊपर वाला एसोफेगस उसका एट्रीजिया हुआ है और नीचे से जो एसोफेगस है वो कनेक्टेड है, उसका फिस्टूला बना हुआ है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन कंडीशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता किस वजह से है? ये इस वजह से होता है कि या तो आपके पास जो ट्रेकियो एसोफिजियल सेप्टम था उसकी पोस्टीरियर डेविएशन हो जाती है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस पोस्टीरियर डेविएशन। या फिर आपके पास जो फोरगट यहाँ पर हो रहा होता है ना, फोरगट, उसकी जो डॉर्सल वॉल होती है उसकी एंटीरियर जो है अ, वो पुश हो जाता है एंटीरियरली, तभी भी ये हो जाता है। अब इसके केस में आप क्या कंडीशन होगी अगर आपके पास एट्रीजिया फिस्टूला वगैरह बन जाए, आपको क्या लगता है कि क्या कंडीशन हो सकती है? इसमें हमारे पास एक्सेस फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है, किसमें? एमनियोटिक सैक में। नॉर्मली आपके पास क्या होता है कि जो ये पूरा गट है, ठीक है, ये गट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो फीटस होता है ना वो इनगल्फ करता है एमनियोटिक फ्लूइड। उसके बाद इंटेस्टाइन्स में आता है, इस इंटेस्टाइन्स उसको रीअब्जॉर्ब करती हैं, वो ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, फिर यूरिन के थ्रू वापस वो एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड का एक पैसेज वे होता है, ठीक है। जब आपके पास ईसोफेगस ही यहाँ से बंद हो गई है तो कोई एमनियोटिक फ्लूइड आके वापस रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता, यूरिन नहीं बनेगी, वापस नहीं जाएगा, तो पॉलीहाइड्रोमनियोज हो जाएगा। अगर यहाँ से आगे ही नहीं जा रहा, सारा एमनियोटिक फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। Atresia of the esophagus prevents normal passage of the amniotic fluid into the intestinal tract, resulting in the accumulation of the excess fluid in the amniotic sac. और हम इसे कहते हैं ये पोलीहाइड्रोमनियोज हो जाता है। उसके बाद इसोफेजियल स्टेनोसिस भी होता है। स्टेनोसिस यही होता है कि आपके पास एक बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल नैरोइंग हो जाती है, ठीक है। कोई भी अगर आपके पास एक पैसेज होता है, ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा नैरोइंग हो जाती है कि आगे पैसेज वर्क ही नहीं करता, तो आपके पास स्टेनोसिस होती है। तो इसोफेजियल स्टेनोसिस भी होता है। एक और यहाँ पर कंडीशन आ जाती है जिसे हम कहते हैं कंजेनिटल हाइएटल हर्निया। बेसिकली जब इसोफेगस डेवलप हो रहा होता है ना तो ये लॉन्ग इलोंगेशन हो रही होती है, और उसकी इलोंगेशन की बदौलत स्टमक जो है ना अपनी नॉर्मल पोजीशन पे होता है। अगर इसोफेगस नॉर्मल नहीं होगा, उसकी इलोंगेशन नॉर्मल नहीं होगी, तो स्टमक ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये इलोंगेट करता है तभी स्टमक नीचे अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आता है। अगर वो इलोंगेट नहीं करेगा, स्टमक अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो esophagus fails to lengthen sufficiently, the stomach is pulled up into the esophageal hiatus. esophageal hiatus क्या होता है? ये डायफ्राम है, ठीक है।
डायाफ्राम में एक ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं कि ईसोफेजियल हाइएटस है, और यही ईसोफेजियल हाइएटस में से ईसोफेगस पास करती है और वेगस नर्व्स पास करती हैं, और वो थोरेसिक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में आती हैं, ठीक है। तो अगर स्टमक नॉर्मल पोजीशन पे नहीं होगा, ऊपर होगा, तो वो एक्चुअली इस ईसोफेजियल हाइएटस तक पुल हो जाएगा, ठीक है। और हम इसे कहेंगे कंजेनिटल हाइएटल हर्निया। क्या बोलेंगे? कंजेनिटल हाइएटल हर्निया। के हर्निया होता है जब एक कोई चीज़ एक अपनी उसकी नॉर्मल पोजीशन होती है उस जगह पे नहीं होती, कहीं और चली जाती है वो, तो हर्निया हो गया, और ये हाइएटस के अंदर है तो हम कहेंगे इसोफेजियल कंजेनिटल हाइएटल हर्निया, सॉरी। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, और नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा अब हम देख रहे हैं स्टमक की डेवलपमेंट में क्या एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। पाइलोरिक स्टेनोसिस, इसमें ये होता है आपके पास, देखो ये स्टमक है, ये कार्डियक स्फिंक्टर है, और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है। जब अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये सही ओपनिंग नहीं है ना, तो हम इसे कहते हैं कि ये पाइलोरिक स्टेनोसिस है। occurs when the circular and to a lesser degree the longitudinal musculature of the stomach in the region of the pylorus hypertrophies। नॉर्मली ये ओपनिंग थी, जब मसल्स हाइपरट्रोफी किए तो उन्होंने इस ओपनिंग को बंद कर दिया या बहुत ज़्यादा नैरो कर दिया। बहुत कॉमन होती है इन्फेंट्स में, फीटल लाइफ में डेवलप होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाद में आपके पास शो होती है। अगर बेबी को बाद में आपने एरिथ्रोमाइसिन दिया है, एरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक होती है, तो अगर बाद में दिया तो कभी बाद में भी हो सकती है, ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। और इस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो यहाँ से पास ही नहीं कर रहा फ्लूइड, तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कुछ अकोमुलेट हो गया और फिर वॉमिटिंग हो गई है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिवर और गॉल ब्लैडर की एबनॉर्मेलिटीज़ क्या हो सकती हैं। इसमें ये हो सकता है कि एसेसरी हिपैटिक डक्ट्स, मतलब हिपैटिक डक्ट्स नॉर्मल दो होती हैं, उसके बाद एक कॉमन हिपैटिक डक्ट होती है, उससे एसेसरी भी हो सकती हैं, उसके अलावा भी हिपैटिक डक्ट्स मौजूद हो सकती हैं। उसके अलावा डुप्लीकेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, गॉल ब्लैडर भी डुप्लीकेट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मली इनकी कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस नहीं होती, लाइक वो एसिम्टोमेटिक होती हैं, लेकिन कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस में इनकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस होती है। नॉर्मली ऐसा होता है कि आपके पास जब कोई कैनाल्स बन रही होती हैं, कोई पैसेज वे बन रहा होता है ना, डेवलपमेंट के दौरान पहले उसमें वो कैनाल होती है, उसके बाद ना ये फिल्ड हो जाती है, उसके बाद दोबारा रीकैनलाइजेशन होती है। ये नॉर्मल एक प्रोसेस होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये फिल्ड तो हो गई लेकिन ये रीकैनलाइज नहीं हुई डेवलपमेंट के दौरान। अगर ये रीकैनलाइज नहीं हुई तो वो पैसेज वे बंद रहेगा, ठीक है, जो चीज़ें वहाँ से गुजरनी होंगी वो नहीं गुजर सकेंगी। अच्छा, अब इस स्टेट में आपके पास एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी एट्रीजिया हो जाता है। दो तरह के, एक तो हमारे पास इंट्रा हिपैटिक बिलियरी एट्रीजिया भी बताया हुआ है। इसमें ये होता है कि ऐसे लीवर होता है ना, एक तो उसके अंदर बाइल डक्ट होती है, ठीक है, फिर उसके बाहर आ जाती है, अंदर हिपैटिक डक्ट होती है। कभी अगर अंदर एट्रीजिया हो गया, ठीक है, तो वो इंट्रा हिपैटिक बिलियरी डक्ट एट्रीजिया हो गया। अगर वो बाहर एट्रीजिया हुआ है, एट्रीजिया हमने पढ़ा था क्या होता है कि कोई भी पैसेज वे है वो बंद हो गया है, वो क्लोज हो गया है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट ही नहीं हुई प्रॉपर, ठीक है, तो वो एट्रीजिया हो जाता है। अच्छा, अब अगर इधर एट्रीजिया हो गया तो क्या कंडीशन हो सकती है? बाइल डक्ट, बाइल पास करता है ना बाइल डक्ट में से, अगर उसका एट्रीजिया हो गया, बाइल पास नहीं कर सकेगा, इंटेस्टाइन में नहीं जा सकेगा, वहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा, ठीक है, तो क्या होगा? जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है, बाइल जो बॉडी से निकलना होगा वो निकल ही नहीं सकेगा, वो अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कंडीशंस, ये आप लिवर सिरोसिस भी हो सकती है उसमें। दूसरी एक और कंडीशन हो सकती है, हाइपोप्लेजिया हो गया है, ठीक है, नॉर्मल साइज़ का नहीं है लिवर, उसका हाइपोप्लेजिया हुआ है, तो ये कंडीशंस भी हो सकती हैं, हमें देखने को मिलती हैं। अब पैंक्रियाटिक एबनॉर्मेलिटीज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन है एनुलर पैंक्रियाज, ठीक है।
एनुलर पैंक्रियाज क्या होती हैं? नॉर्मली जब पैंक्रियाज की डेवलपमेंट हो रही होती है, हम यहाँ पर देखते हैं तो ये सामने होता है, ठीक है। एक वेंट्रल बर्ड होता है और ये डॉर्सल बर्ड होता है। फिर ये जो वेंट्रल बर्ड होता है ना, पीछे चला जाता है और यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल उसकी डेवलपमेंट के दौरान ये प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि जो पैंक्रियाज है ना, उसका जो वेंट्रल बर्ड है और ये डॉर्सल था, ठीक है, और ये डॉर्सल था, अब इसके राइट है और लेफ्ट है, ठीक है। राइट तो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे पहुंच गया, लेकिन जो लेफ्ट है ना, लेफ्ट ने अपनी सही जगह पे नहीं पहुंचा, वो रोटेट करेगा, अपनी माइग्रेट करेगा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा पैंक्रियाज बजाय इसके कुछ शराफत से पीछे चला जाए, वो ड्यूडिनम को पूरा सराउंड कर लेगा। अब अगर वो ड्यूडिनम को सराउंड करेगा तो क्या होगा, ड्यूडिनम ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, ठीक है, ड्यूडिनम कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है, और नॉर्मल डाइजेशन जो होनी होती है वो आगे जब पास ही नहीं करेगा, आपके जो सब्सटेंसेस हैं, फूड पास ही नहीं करेगी जब आगे, तो सही से डाइजेशन नहीं हो सकेगी और एबनॉर्मलिटी है ये। अच्छा, अब हम देखते हैं एसेसरी पैंक्रियाटिक टिश्यू क्या होता है। पैंक्रियाटिक टिश्यू, एसेसरी पैंक्रियाटिक टिश्यू ये होता है कि आपके पास जीआईटी ट्रैक्ट में डिफरेंट लोकेशंस पे आपको टिश्यू मिलता है जो जिसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स बिल्कुल पैंक्रियास जैसे होते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक दिखता है आपको, या तो ईसोफेगस के डिस्टल पार्ट से लेकर प्राइमरी इंटेस्टाइनल लूप के टिप तक। अगर हम इंटेस्टाइन की डेवलपमेंट देखें तो ये पूरा प्राइमरी इंटेस्टाइनल लूप है और ये उसकी टिप है, ठीक है। तो जो ईसोफेगस है ना, उसके डिस्टल एंड से यहाँ तक आपको कहीं पर भी ये मिल सकता है। और नॉर्मली कहाँ कहाँ आपको ज़्यादा मिलता है, या तो म्यूकोजा ऑफ द स्टमक में मिलेगा या फिर मैकल्स डाइवर्टिकुलम के अंदर मिलेगा। हम आगे पढ़ेंगे कि मैकल्स डाइवर्टिकुलम क्या होता है इन डिटेल, बट अभी यही है कि जो विटलाइन डक्ट का रेमनेंट होता है ना, हम इसे कहते हैं ये मैकल्स डाइवर्टिकुलम है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, एनुलर पैंक्रियाज जिसमें उसने पूरा